अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन रिसर्च। जब भी आप कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले कोई ना कोई ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया देखना पड़ता है। वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, क्योंकि पहले हमें वो अपनी डायमेंशन सेट करनी होती है कि किस फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद हम अगले स्टेप पर फिर उसको नैरो डाउन करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए और किसी एक सर्टन इन्वेस्टिगेबल टॉपिक की तरफ उसको ले जाते हैं, जिसे हम रिसर्च के तौर पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया बेसिकली अब अगर हम बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम कोई इशू ही हो या गलती ही हो। मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द आइडियल सिचुएशन, तो हम उसको एज ए प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट का डिज़ायरेबल रेट हम कहते हैं जी 5% होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर एक्चुअली प्रिवेल कर रहा है इकोनॉमी में 15 to 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड डिज़ायरेबल सिचुएशन। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट, इशू ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम रिसर्च के तौर पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं और ये हमारा एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया बन सकता है। तो जो प्रॉब्लम एरिया होता है उसको हम जब नैरो डाउन करना चाहते हैं, रिसर्चेबल टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो उसके लिए हमें नैरो डाउन करना होता है और नैरो डाउन करने के लिए हम फीजिबल रिसर्च टॉपिक बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से सबसे अहम जो है अगर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि टॉपिक ऑफ रिसर्च जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सिर्फ स्पेसिफिक और प्रिसाइज करना होता है, यानी उसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कट करते जाएंगे और इसको टू दी पॉइंट लेकर आएंगे। फिर क्लियर बाउंड्रीज रखेंगे। अब मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट को आप कहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप बाउंड्रीज कैसे सेट करेंगे? क्या आप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, या आप किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? तो उससे क्या होता है कि आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं कि आप सर्टन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ आपने इसमें करना होता है कि पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच वी इन्वेस्टिगेट द सब्जेक्ट, हमें ये पर्सपेक्टिव देखना होता है। मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट एक ब्रॉड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अब आप इन्वेस्टिगेट सारा ओवरऑल नहीं कर सकते, यू हैव टू गो इनटू सर्टेन डायमेंशन। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज़ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही है इकोनॉमी में, तो हमारी एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा, तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। और अगर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तमाम जो लिटरेचर वगैरह है उसको भी स्टडी करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ही इकट्ठी करेंगे। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं कि प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक बनाएं और बाउंड्रीज सेट करें और एक पर्सपेक्टिव जो है वो सेट करें जिससे अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें नैरो डाउन करना है ब्रॉड प्रॉब्लम को फीजिबल रिसर्च टॉपिक में, तो उसके लिए सबसे पहले जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या प्रिलिमिनरी रिसर्च। तो इससे हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को नैरो डाउन करते हैं। तो अगर आप देखें फिगर 3.1 में वी हैव 3 स्टेप्स विच आर helpful in converting a broad problem area into narrow down defined research problem। पहला स्टेप क्या होता है कि आप ब्रॉड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने अभी बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेप 2 क्या होता है, प्रिलिमिनरी रिसर्च। प्रिलिमिनरी रिसर्च मतलब ये कि आप उसके मुतालिक बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उसमें से फिर नैरो डाउन करके स्टेप 3 में आपकी डिफ़ाइन होती है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कि ये जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया जाता है। अच्छा, रिसर्च प्रोसेस में आपके पास बहुत सारा टाइम लगता है, ये नहीं कि एक ही दफ़ा में आपकी जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है वो एक नैरो डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आ जाएगा। प्रिलिमिनरी रिसर्च जब आप करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, फिर रीडिफाइन करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और ये प्रोसीजर आप बार बार दोहराते रहते हैं जब तक कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है फाइनलाइज नहीं हो जाती, वो अपनी फाइनल फॉर्म में नहीं आ जाती, ठीक है। तो जब भी हम उस सब्जेक्ट एरिया और करंट वर्क की अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस करते हैं या किसी
पर्सपेक्टिव के हवाले से फिर आप हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए और जो प्रॉब्लम जो है आपकी रिफ़ाइन होकर मोर रिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है, जिससे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर दोबारा करते करते जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हर लिहाज से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, यू रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी सर्च इसमें कैसे की जाती है ये हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को ताकि आप नैरो डाउन कर सकें रिसर्चेबल टॉपिक में। तो प्रिलिमिनरी रिसर्च जो है उसमें आपको ये देखना होता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इज़ द प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो दो हेडिंग्स हमारी बनती हैं। पहली तो है इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसको हम कॉन्टेक्चुअल फैक्टर कहते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं या प्रॉब्लम को देखना चाह रहे हैं। ये क्योंकि बिज़नेस की बुक है तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। अगर हम कंट्री की बात करें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने पाकिस्तान को एज ए रीजन लिया कि जिसकी हम इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट को देखना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसके हवाले से कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट का टॉपिक क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ज़ाहिर है, तो उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप देखते हैं, पहली क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स आप लेते हैं कि आपने तमाम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम लेनी है, तो आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इदारे, उस कंट्री, उस इंस्टीट्यूट के हवाले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है ताकि आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेकर जो है वो वेरियस सोर्सेस ले। तो सबसे पहले जैसे अगर एक कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम कोई प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसका ओरिजिन हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कब बनी और कौन सा बिज़नेस है, इसका रेट ऑफ ग्रोथ इसका क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल क्या है, फिर इसकी एम्प्लॉयज़ एसेट्स की साइज़ क्या है अकॉर्डिंग, फिर इसका पर्पस एंड आइडियोलॉजी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, रिसोर्सेज इसके कौन कौन से हैं, ह्यूमन, अदर, नेशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज, और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, या फाइनेंशियल पोजीशन प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स में इसकी क्या रही है। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल्स एंड पोजीशंस जो हैं, एम्प्लॉयज़ हर जॉब लेवल पे कितने हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, वर्क फ्लो सिस्टम क्या है, और मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट आप कर रहे होते हैं, उसके लिए आप बहुत गहराई के साथ इन्फॉर्मेशन जब उससे जुड़ी हुई इदारे के साथ लेते हैं, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का डाटा आप ले सकते हैं। जैसे कंपनी के रिकॉर्ड्स के रिव्यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग सोर्सेज से डाटा ले रहे हैं तो उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। अगर आप प्राइमरी सोर्सेज से ले रहे हैं तो उसे प्राइमरी डाटा कहा जाता है। तो सेकेंडरी डाटा जो है वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी कलेक्ट हुआ होता है सम अदर पर्पस के लिए, और उसको हम अपनी लिए मोल्ड करके फिर इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज जो है आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल बुलेटिन्स, पब्लिकेशंस, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कंपनी की वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जो भी होंगी वो हम लेंगे। तो उसको पहले इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, आप टाइमलाइन देखें डाटा की कि डाटा कब कलेक्ट किया गया, अप टू डेट है या नहीं, एक्यूरेसी देखें कि जो पर्पज़ है उसका डाटा कब उसको सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा, और किस तरह से उसको, फिर रेलेवेंस ऑफ द डाटा क्या है कि जो सारे का सारा डाटा ज़रूरी नहीं कि आपकी इशू से रेलेवेंट हो, उसमें से आपको अपना रेलेवेंट डाटा निकालना पड़ता है। फिर कॉस्ट ऑफ द डाटा देखनी पड़ती है कि आपको जो कॉस्ट पड़ रही है उस डाटा को गैदर करने की या हासिल करने की, क्या वो उसके बेनिफिट्स से ज़्यादा है या कम है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसको एवेल्युएट करने के लिए। तो जब भी आप रिसर्च प्रोसेस करने होते हैं तो उसमें शुरू में आपको सेकेंडरी डाटा बड़ा हेल्प करता है, और फिर ड्यूरिंग द रिसर्च आपको फिर पर्पस ऑफ द स्टडी मिल जाता है, तो उसके लिए फिर आप प्राइमरी डाटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, और प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। फिर दूसरा क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि मेन प्रिलिमिनरी रिसर्च के अंदर हमें देखना है कि टॉपिक ऑफ इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट एरिया आप जो इन्फॉर्मेशन लेनी है टॉपिक पे वो लेंगे। तो उसके लिए आप लिटरेचर लेते हैं और लिटरेचर को रिव्यू करते हैं उससे रिलेवेंट, और उसके अंदर से गैप फाइंड आउट करते हैं, और फिर उन गैप्स को हाईलाइट करके आप अपना टॉपिक स्पेसिफाई कर लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसमें जैसे की जाती है मिसाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके बाद हमारे सामने आ जाती है, और हम नैरो डाउन करने के बाद प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ ले आते हैं। दैट इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ अनएम्बिगियस, स्पेसिफिक, फोकस्ड, एंड इट इज़ एड्रेस्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एकेडमिक पर्सपेक्टिव।
वो तीनों बातें इसमें आ जाती हैं जो अभी हमने पहले कही थी। तो एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी होती है? एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होती है जिसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब कि आप अपना फोकस जो है वो उसके पर्पस से फोकस रखते हैं। उसके अंदर आप बताते हैं कि जो फैक्टर्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करना चाहते हैं और उसकी बेस पे जो रिसर्च क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो आंसर करना चाहते हैं, उनको हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब पर्पस ऑफ द स्टडी आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें से फिर रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस आपको एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो कि उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि आप उस टॉपिक के बारे में जानना क्या चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है उसका फिर हमें पता चलता है आगे के पर्पस ऑफ द स्टडी के कलेक्टिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉब्लम को स्पेसिफिक नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं एग्जांपल्स जो ट्रांसलेट की हुई हैं इन्होंने। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको जो है वो जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रही हूँ। अच्छा, अगली चीज़ क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम उसको कहते हैं कि उस क्वालिटी जो असेस करनी है वो 3 तरीक़ों से हो सकती है। पहली क्या है कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए, नंबर 2 वो फ़ीज़िबल होनी चाहिए, नंबर 3 वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम अगर रेलेवेंट होगी, क्यों? क्योंकि अगर वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी रिलेट कर रही है आपकी साथ और मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से भी कर रही है और या फिर दोनों से कर रही है। मैनेजरियल पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप की ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं क्या उसमें एग्जिस्ट कर रही है अभी वो प्रॉब्लम, और ये कि जो मैनेजर है वो चाहता है कि इस एरिया को इम्प्रूव किया जाए। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट तब हो सकती है कि उस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है या बहुत कुछ मौजूद है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा रिसर्च उस पर हो चुकी है लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब एक दूसरे से क्लैश उनके अंदर, और इस्टेब्लिश रिलेशनशिप जो है सर्टन सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इन चारों बेसिस पे हम उसको एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो रेलेवेंट है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़ीज़िबल की, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ़ीज़िबल तब होगी अगर आप उन रिसर्च क्वेश्चंस को, उन हाइपोथेसिस को जो आपने सेट किए हैं उनको आप रिसर्च प्रोजेक्ट की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए आंसर कर सकते हों। जैसे कि टाइम है, मनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं, रिसर्चर्स की एक्सपर्टीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी क्या होती है कि अगर हम देखें कि उसमें आपको विद इन ड्यू टाइम, विद इन लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ के साथ आप उसको कर सकें सॉल्व। और तीसरा क्या है कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इतनी मेहनत से अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसे लोग इंटरेस्ट से पढ़ें, समझें और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। वर्थ वाइल ज़ाहिर है हो वो, तो तभी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा ये भी कि आप उस रिसर्च के दौरान उसके साथ जुड़े रहें, मोटिवेटेड रहें। आपका इंटरेस्ट कायम रहेगा तो आप अच्छे तरीके से उस रिसर्च को कंडक्ट कर सकेंगे और कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम फिर इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा इंशाल्लाह रिसर्च क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे हमारे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और हो सकता है लिटरेचर भी पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।